सभी को हरिओम, सभी को नमस्ते, सभी को जय झूलेलाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृषु शर्मा। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज हर एक इंसान को आज के टाइम में एक चीज़ सताती है कि अपनी हेल्थ और वेल्थ कैसे मैनेज करें। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर उमेश हरानी जी, जिनको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में और सिर्फ उल्लासनगर में ही मोर देन 16 इयर्स से अपनी सर्विसेज सर्व कर रहे हैं लोगों को और कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स भी लेते हैं स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग पर। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं मिस्टर उमेश हरानी सर से। तो कैसे हैं सर आप? आई एम गुड कृषु, आप बताइए। बढ़िया सर। हमने जितना रिसर्च किया था आपके लिए अब हमने तो बता दिया। अब आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैं पिछले 22 सालों से फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ। मेरा करियर यहाँ पे लोकल उल्लासनगर में ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं बॉम्बे मूव हुआ। उसके बाद 2010 से मैंने अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया और तब से मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोग सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ऑल अंडर वन रूफ। नाइस नाइस, बढ़िया। मैंने देखा है आपको और हमने भी आपसे बहुत बार मुलाकात की हुई है। जी। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी हॉट टॉपिक जो आजकल बहुत ही मार्केट में चल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। यस, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड बेसिकली कब इंक्रीज़ होता है, जब जब ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ बढ़ती हैं। किसी देश में वॉर लाइक सिचुएशन है, कहीं पे बैंक्रप्सी चल रही है, कोई करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, तब तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। और आजकल जो गोल्ड बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका के ऊपर जो डेट है, ठीक है, वो मिस्टर ट्रम्प उसको रिड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। और जो ब्रिक्स नेशन है जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये अपना एक नया करेंसी लॉन्च कर रहे हैं सो दैट ये अपने करेंसी में ट्रेड कर सकें डॉलर को रिप्लेस करके, और वो ट्रम्प नहीं चाहते हैं। इसके लिए सारे कंट्रीज़ ग्लोबली गोल्ड बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। पिछले एक साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। करेक्ट। आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पहले इसका एग्जिस्टेंस बहुत कम था। जैसे जैसे इसका इंडस्ट्रियल यूज़ स्टार्ट होने लगा वैसे वैसे इसका प्राइस जो है बढ़ने लगा। और इसको प्राइसेस को और फ्यूल कैसे मिला, जैसे जैसे पता चला कि ये ईवीज़ में यूज़ होने वाला है, ठीक है, सोलार पैनल्स में यूज़ होने वाला है। अभी ये भी पता चला है कि ये डिफेंस में भी यूज़ होने वाला है। उसके बाद चाइना जो एक्सपोर्ट करना लगा था सिल्वर को, वो उन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और पहले इस सिल्वर जो था 2021-22 से पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, रिसेंटली अवेलेबल हुआ है। तो जब भी कोई एसेट क्लास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है तो उसकी डिमांड और बढ़ती है, लोग और इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी बहुत सप्लाई शॉर्टेज है, जितनी इसकी डिमांड है उसके सामने इसका सप्लाई कुछ भी नहीं है, जो कि इसके प्राइसेस को फ्यूल कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड एंड सिल्वर क्यों बढ़ रहे हैं। तो वही मेरा वही क्वेश्चन था आपसे कि इस पर मतलब बेसिक फॉर्मूला ही लगती है कि अगर इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके प्राइसेस फ्यूल होते जा रहे हैं और आजकल पूरा मार्केट ही, मैं जितने जनों को देख रहा हूँ सब लोग उसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आपसे ये होगा कि जिसके पास है वो क्या करे, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट कृषु, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई थिंक ये हर दूसरे आदमी का, इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि व्हाट नेक्स्ट। इसका आंसर मैं पॉडकास्ट के एंड में दूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक से। राइट। कि बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग किससे स्टार्ट होती है। मतलब अगर मैं जैसे आम आदमी हूँ तो मेरी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? ओके, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग में एक 5 एस्पेक्ट्स का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मेरा तो सेविंग अकाउंट है, लेकिन घर पे जितने फैमिली मेम्बर है, इवन आपके न्यू बॉर्न किड्स, अगर कोई 6 महीने का बच्चा भी है घर पे तो उसका सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे जैसे आपका किड ग्रो होता
उसको बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की धीरे धीरे वो नॉलेज आएगी, फाइनेंस की समझ आएगी, ही विल स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। जनरली हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं कि घर में अगर कोई बच्चा है तो वो 18 साल के ऊपर हो जाए उसके बाद हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, नहीं। लेकिन आजकल का सिचुएशन ऐसा है कि फाइनेंस वर्ल्ड जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। आजकल की जनरेशन को इस चीज़ का नॉलेज बहुत अर्ली स्टेज में देना है, तो घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं उनका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ये फर्स्ट। सेकंड है आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों होना चाहिए। कोविड आया था 2020 में, सब कुछ ओवरनाइट अचानक से बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, जॉब्स रिस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब सब ब्लैकआउट हो गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन खाना पीना तो बंद नहीं हुआ। करेक्ट। तो इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का फंड होना चाहिए एज अ इमरजेंसी फंड। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अब बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ को सिक्योर भी तो करना है, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा सा अच्छे कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशनल प्लान्स में नहीं जाना चाहिए। आपको बहुत बेसिक एक टर्म प्लान होना चाहिए। स्पेशली उसका होना चाहिए हु इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो घर के लिए कमाई का ज़रिया है। यस। राइट, तो उसका कंपलसरी एक बेसिक टर्म प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। लास्ट होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम इसको डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ रिटर्न्स कैसे जनरेट होता है, वो हम थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फिफ्थ हो गया वेल्थ क्रिएशन। फर्स्ट इज़ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेकंड इज़ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, थर्ड इज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फोर्थ है आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिफ्थ है आपको वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये होगा हिप लिप सिप। हिप इज़ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, लिप इज़ लाइफ इंश्योरेंस प्लान, सिप इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही वायरल बोल सकते हैं और बहुत ही हॉट टॉपिक भी बोल सकते हैं कि हर कोई एसआईपी इन्वेस्टमेंट के पीछे ज़्यादा भरोसा कर रहा है आजकल। राइट। तो मैं आपसे वही थोड़ा पूछूंगा कि इसके लिए आप थोड़ी डिटेल्स दे दीजिए कि एसआईपी इज़ परफेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। सी वेल्थ क्रिएशन के लिए हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, केवीपी किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, और भी ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल रहता है वो सेफ़ रहता है 100%, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़े रिस्कियर प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा मार्केट लिंक रिस्क होता है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करूं तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में आपको टैक्स फ्री ऑलमोस्ट 6 to 8% रिटर्न मिल जाते हैं एनुअली। लेकिन यही हम अगर थोड़ा रिस्क लेते हैं और इस प्रोडक्ट को समझते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपका करीबन 12 to 14% ईज़िली बन जाता है। ये लास्ट 40 to 50 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। मार्केट ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कोविड लाइक सिचुएशन देखा है, गवर्नमेंट चेंज देखी है, कारगिल वॉर भी देखा है हमने, उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस देखे हैं, यूएस के क्रैश देखे हैं, स्कैम्स देखे हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ के विद इन द गवर्नमेंट, सो मैनी थिंग्स। ये सब होने के बाद भी आपका जो म्यूचुअल फंड है इजीली 12 to 14% रिटर्न जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हो आप कि ये सेफ है। मतलब सेफ तो कोई चीज़ नहीं है आजकल, एग्जैक्टली, बट अच्छे रिटर्न्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आप जैसे बोल रहे हो कि 40 ईयर से इनका लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। यस, कि बहुत चीज़ें फेस करने के बाद भी मार्केट उतना दे रहा है। यस। तो क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रिस्कियर प्रोडक्ट होता तो
इंडिया के सारे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेटर्स इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। म्यूचुअल फंड सही है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, हर एक मैच में इन बिटवीन आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो अगर इतना ज़्यादा रिस्क होता तो ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह ये सब प्रमोट नहीं कर रहे थे। नहीं करते। अगर ये लोग इतने बड़े बड़े लोग भी प्रमोट कर रहे हैं तो Yes. कुछ तो रहेगा of course। नॉमिनल रिस्क है, उसको आपको समझना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यू नीड टू रीड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये तो ऑफ कोर्स बहुत बार सुना जाता है। राइट। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट में एक बात और ज़्यादा लोगों के माइंड में आती है और सुनी भी जाती है हर कहीं से, आईपीओ। सो व्हाट्स आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग कंपनीज रहती हैं जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, उनको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए नया कैपिटल चाहिए रहता है और उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ इशू करना रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही फेमस है ज़ोमैटो। ठीक है, पिछले 2 साल पहले ज़ोमैटो का आईपीओ आया था। ठीक है, अब ज़ोमैटो का ब्रांड तो हमको पता है कि उनका बिज़नेस मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल है। अब वो चाहते थे कि हमारा रीजनल जो एरिया है वो बढ़े, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो बढ़े, वो ब्रॉड हो। ठीक है, वाइड हो, ब्रॉड हो, हर एंगल से बढ़े। तो किसी भी कंपनी के पास एक्सपांशन के लिए एक लिमिटेड कैपिटल रहता है। अब उसको अगर और एक्सपांड करना है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है तो वन ऑफ द वेज आईपीओ। तो वो क्या करते हैं, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे पब्लिक को अपने शेयर्स जो है वो ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनकी वैल्यू 100 है तो वो शायद आपको 75 या 80 रुपीज़ पे ऑफ़र करेंगे। तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव है। तो इसके लिए जो है वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और विद इन अ वीक इसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। अभी तो प्रोसीजर और कम हो गया है, विद इन 3 to 4 डेज़ आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपने आईपीओ अप्लाई किया, उसका अलॉटमेंट हुआ और लिस्ट भी हो गया, इस तरह से। तो ये अलॉटमेंट की, यस, तो मतलब इट्स बेनिफिशियल, राइट? यस। इसमें कॉमन एक कंप्लेंट होती है हर किसी की कि इसकी अलॉटमेंट जो है वो बहुत रेयर होती है, ज़्यादातर नहीं मिलती। राइट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं रेगुलरली फेस करता हूँ। मेरा एक ही रहता है कि आप आईपीओ में डिसिप्लिन रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली अकाउंट से अप्लाई कीजिए। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, 1% है अपने फैमिली के 10 अकाउंट से अप्लाई करता है और सामने दूसरा B% है जो सिर्फ एक ही अकाउंट से अप्लाई करता है, मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? और जो ज़्यादा फैमिली से एग्जैक्टली अप्लाई करेगा, राइट? एग्जैक्टली। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो जितने आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपका अलॉटमेंट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, और इस चीज़ में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपली यू जस्ट हैव टू अप्लाई, डोंट एक्सपेक्ट दी अलॉटमेंट। मिला तो अपना, नहीं तो पैसा तो बैंक में ही है। अप्लाई करने में 1 मिनट लगेगा, रिस्क बिल्कुल नहीं है। और हमारा रिकमेंडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने आज तक जितने भी आईपीओ दिए हैं 95% प्लस आईपीओज हैव ओपनड इन पॉजिटिव, इन अ बिग पॉजिटिव। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो इज देयर एनी वे टू गेट अ श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट? यस, कुछ कंपनीज़ के शेयर्स हैं जो कि उनके पेरेंट कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आप वो एक एक शेयर लेके अपने डीमैट में रख देते हैं तो जब भी उनके सब्सिडरी के आईपीओ आएंगे तो उसमें आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल सकती है अगर आपके पास पेरेंट कंपनी का एक शेयर भी है। जैसे प्रीवियसली आईसीआईसीआई का आईपीओ आया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपके पास एक भी शेयर था तो उसमें कंफर्म अलॉटमेंट था। इसके पहले एचडीएफसी बैंक का सब्सिडरी का एचडीबी का आईपीओ आया था। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक शेयर था तो आपको एचडीपी का कंफर्म अलॉटमेंट आया था। तो अगर आपके पास पेरेंट कंपनी का स्टॉक है तो उसमें आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में कंफर्म अलॉटमेंट के चांसेस हैं। तो मतलब उसका स्टॉक अगर होगा हमारे पास तो एक स्टॉक आपको कंपलसरी लेके रखना है डीमैट में। तो जब भी उसका सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आएगा उसमें आपको श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट मिल जाएगी। एंड सर ये ज़ीरो सम गेम है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जस्ट अप्लाई कीजिए, अलॉटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। डेफिनेटली एक लॉन्ग प्रोसेस है,
आप पहले 10 आईपीओ अप्लाई करेंगे शायद आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन आप इसको अगर 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स अगर कंटिन्यू अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट का रेशो समझ में आएगा। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप अप्लाई कर देते हैं आईपीओ। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अच्छा, वही बात है कि मतलब अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो फिर पैसा तो सेव ही है। पैसा सेफ है सर, पैसा 100% safe आपके है। बैंक में है, जब तक आईपीओ अलॉट नहीं होगा डिडक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा। यस जी, बट आपने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी ऑफ कोर्स कि एक उसका पेरेंट कंपनी का लेके रखना है स्टॉक। Right. राइट। तो आप बता सकते हो कि लाइक हाउ मेनी आईपीओज आर इन पाइपलाइन नाउ? सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज देयर आर अबाउट 8,000 आईपीओज इन द पाइपलाइन। ओ, तो यू नीड टू हैव अ वेरी बिग रनवे। आपको जस्ट माइंडसेट प्रिपेयर करना है, आईपीओ अप्लाई छोड़ दो, सिंपल। ऐसा तो नहीं होगा कि 8,000 के 8,000 आईपीओ आपको नहीं लगेंगे, कुछ तो लगेंगे, और अगर उसमें से कुछ लॉटरी वाले आईपीओ लग गए तो बहुत बढ़िया हो जाता है सर। तो फिर वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम मतलब यस वही बात सर, है। 4 दिन में पैसा डबल। हम अक्षय कुमार से भी आगे हैं आईपीओ के मामले में। क्या बात है। तो ये आईपीओ इनिशियल स्टेज है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहे तो, राइट? करेक्ट। तो आपने जैसे एक एस्पेक्ट बताया हेल्थ इंश्योरेंस, तो Right. हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताइए। जनरली मेरा एक सवाल है आपसे, वेरी पर्सनली, कि मुझे एक बताइए, साल का 20,000 मैनेज करना मुश्किल है या 20 लाख? ऑफ कोर्स 20 लाख। एग्जैक्टली। तो सर, हेल्थ इमरजेंसी आपसे पूछ के नहीं आएगी, कोरोना आपसे पूछ के नहीं आएगा, ठीक है? किसी भी तरह की, द इंडिया इज़ अ डायबिटिक कंट्रीज एंड मैनी डिजीजेज आर देयर अराउंड। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी आपकी गलती नहीं भी है, आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया सामने वाले की गलती से, तो सर आप क्या करेंगे? एवरीथिंग विल बी ऑन यू। सो हेल्थ तो सफ़र करेगी, लेकिन आपका फाइनेंस भी सफ़र करेगा। तो फाइनेंशियली एटलीस्ट आप सिक्योर रहो, आपके इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे जितने भी हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस सर इज़ अ मस्ट। अगर आजकल के डेट में किसी को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सर वो टाइम बॉम्ब पे बैठा है, कभी भी फट सकता है। यस यस, ऑफ कोर्स। इसका तो किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ गई हेल्थ में, कभी भी कुछ भी खराब हो गई, बिकॉज आजकल के जंक फूड्स, आजकल का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इसके वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज आजकल बढ़ गए हैं, जैसे हार्ट अटैक्स बोल सकते हैं, करेक्ट। ब्रेन स्ट्रोक्स बोल सकते हैं, और आजकल एक ज़्यादा कॉमन चीज़ भी आ रही है सामने कि जैसे कैंसर भी बढ़ रहा है। राइट। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो उसके लिए आप जैसे बोल रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। राइट। नहीं तो लोग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, तो उसका कितना सफिशेंट कवर का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? सर, एज पर माई सर्वे, एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आपको आपके फैमिली का 50 लाख टू 1 करोड़ का कवर होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन डबल स्पीड से बढ़ रहा है। जो एक सर्जरी 10 साल पहले 2 लाख में होती थी, आज वो 8 से 10 लाख में हो रही है। आने वाले दिनों में कितनी महंगी होगी पता नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होते जा रही है। आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, तो बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए सर बेस्ट कवर भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी 50 लाख टू 1 करोड़ होना चाहिए, एंड इट इज़ सर वेरी अफोर्डेबल। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और भी कुछ वेज हैं जिससे आप इस प्रीमियम को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो सर बोल रहे हो 50 लाख टू 1 करोड़ का कवर होना बहुत ज़रूरी है। यस। नॉर्मली जिस हिसाब से मेडिकल Yes. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। करेक्ट। बट जैसे आप बोल रहे हो कि इसके वेज बहुत है कि लाइक ईएमआईज पे भी हो सकता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद भी पे कर सकते हैं, बट इसका प्रीमियम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगा फिर। नहीं सर, बहुत अफोर्डेबल है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, अगर वो 50 लाख का इंश्योरेंस अभी ले रहे हैं, एज में अप्रॉक्स पकड़ रहा हूँ 30-35 के बीच में, तो सर हार्डली उनका 25 to 30,000 प्रीमियम आएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी भी वेव ऑफ कर दिया है, तो वो भी आपको एडवांटेज है। तो सर ईयरली 25-30,000 में आपको 50 लाख का कवर मिले, इससे सस्ता सर और क्या चाहिए। इसको भी आप
3 to 4 EMIs में पे कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन क्या चाहिए सर? मतलब हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने हमारे लिए इजी कर लिया है, बट हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्टली। ऐसा इशू है। यस। ठीक, तो सर अच्छी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के पास रहना ज़रूरी है, बट लाइफ इंश्योरेंस पे भी बात करें अगर हम लोग, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? मतलब ये सुन के तो समझ में आ रहा है कि लाइफ का इंश्योरेंस, बट उसके डिटेल्स आप बताइए। लाइफ इंश्योरेंस कृषु बेसिकली कैसा है कि कहीं ना कहीं जो घर का ब्रेड विनर है, जो मेन सोल अर्निंग मेंबर है, तो उसके अर्निंग के ऊपर ही उस फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल डिपेंड है। किड्स की फ़ीस, घर का खर्चा, हाउस लोन, EMIs, मैनी अदर थिंग्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो क्या होता है कि लाइफ इज़ अनसर्टन, ठीक है। लाइफ है तो सामने डेथ भी है, तो डेथ पूछ के तो नहीं आएगी, नॉक करके तो नहीं आएगी, ये सडन है। तो किसी फैमिली का अगर लाइफस्टाइल अच्छा है, स्मूथ है, चल रहा है, ठीक है, अचानक से अगर फैमिली मेम्बर जो अर्न कर रहा है उसकी कोई अनसर्टन डेथ हो जाती है, तो सर वो पूरा फैमिली का जो फाइनेंस है पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई दाव पे लग जाती है, घर के रेगुलर खर्चे कैसे मैनेज होंगे, EMIs कैसे मैनेज होंगी, ये सब एकदम से होल्ड पे चले जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अगर आपका टर्म प्लान किया हुआ है, तो अगर किसी की अनसर्टन डेथ होती है तो एक लमसम अमाउंट जितना भी आपका कवर होगा, अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का कवर जो है उसका अमाउंट जो है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो लाइफ को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट फैमिली फाइनेंशियली स्मूथली आगे की जर्नी कंप्लीट कर पाएंगी, बच्चे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, घर जो है वो स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए बहुत, अदरवाइज़ फैमिली को बहुत आगे चल के चीज़ों को मैनेज करने में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। और ये भी सर, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, एक प्लेन वनीला टर्म प्लान ले लीजिए, दैट्स इट सर, सिंपल, बहुत ही चीप आता है सर। अगर किसी की एज 30 है और अगर वो 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रहा है तो हार्डली सर साल का 15,000 प्रीमियम आता है। मुझे बताइए, 1 करोड़ के सामने 15,000 का रिस्क वर्थ टेकिंग है फैमिली के लिए सर। ऑफ कोर्स, बिकॉज 15,000 को हम लोग नहीं देखें तो हमें आगे जैसे अनसर्टन कुछ भी हो सकता है, आजकल किसी को कुछ पता नहीं है। तो अगर हम सिर्फ 15,000 को देखेंगे, बिकॉज आजकल दूसरी फालतू चीज़ों पे पैसे बहुत उड़ाए जाते हैं, राइट। तो अगर कोई दिमाग लगाए और अगर कोई सही राह पे चल के ये चीज़ सोचे, तो ऑफ कोर्स 15,000 पे करके अगर लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल रहा है, तो अगर हमें कुछ, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, कि अगर मैं अपनी फैमिली का एक ही ब्रेड एंड बटर हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे की चीज़ें मेरे स्पाउस को या मेरे पेरेंट्स को या मेरे चिल्ड्रंस को वो चीज़ एक बैलेंस करके चलाएगी। Yes. जैसे आपने कहा सर। यस। तो आपने बताया हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट अबाउट वेल्थ क्रिएशन? जैसे आपने बोला कि हम आगे बात करेंगे, तो हम अभी इस पे ही आते हैं कि वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए। आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स में SIP भी होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे आपने बताया SIP एक सेफ है, और उसके बाद IPOs भी लगा सकते हैं, बिकॉज उसमें भी प्रोबेबिलिटी कभी कभी हो जाती है, मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, लॉटरी लग गई तो। बट और वेल्थ क्रिएशन में और क्या चीज़ें हो सकती है? सर वेल्थ के लिए सबसे पहले आपको आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली इनकम या मंथली सैलरी 50,000 है, उसके बाद उसके आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 25,000 है, तो बैलेंस बचे 25,000। 5,000 आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, बचे 20,000। 10,000 आपकी फॉर एग्जांपल EMIs एंड कुछ स्कूल फीस है बच्चों की, तो रिमेनिंग बचे आपके 10,000। तो 50,000 आपका इनफ्लो है, 40,000 आपका आउटफ्लो है, रिमेनिंग इज़ 10,000। तो 10,000 ये स्ट्रेट अवे आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ आपका रिस्क एपेटाइट हो, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे ट्रेडिशनल और न्यू एज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, वो आप फिगर आउट कीजिए कि आपको कौन सा बेस्ट सूट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए विदाउट हैविंग अ सेकेंड थाट। इनफ्लो और आउटफ्लो स्टेटमेंट आपका आपके सामने क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैंने जैसे बताया कि इनफ्लो और आउटफ्लो, सेकंड है गोल बेस्ड, ठीक है।
हमारे लाइफ में बहुत सारे गोल्स रहते हैं, जैसे रिटायरमेंट है, किड्स की एजुकेशन है, किड्स की मैरिज है, मुझे अपना घर लेना है, फॉरेन ट्रिप जानी है, लग्जरी कार लेनी है। तो ये सब हमारे माइंड में हमेशा गोल्स रहते ही हैं और हमें कहीं ना कहीं पता है कि इनकी कॉस्टिंग आगे चल के क्या होने वाली है। तो उस कॉस्टिंग के हिसाब से इन्फ्लेशन को ऐड करके हम आज हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ, सो दैट हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट है इनफ्लो आउटफ्लो, सेकंड है गोल बेस्ड। तो आपको ये फिगर आउट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है। एंड आप इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो सर आपका वेल्थ क्रिएशन आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन के क्रिएट हो जाएगा। तो ये दो फ्लो सर आपने जो बोल रहे हो, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड एंड गोल बेस्ड मेथड, इनके हिसाब से ही अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे इन्वेस्टमेंट में। राइट। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर किसी के पास बिग कॉर्पस है, ऑलरेडी किसी के पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्या स्टेप्स है? एक ट्रेडिशनल मेथड है, हम जैसे काफ़ी लोग एफडी करवा देते हैं और उसके ऊपर उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब अगर एफडी का अमाउंट बड़ा है, सीआर्स में है, तो उनके ऊपर टैक्स बर्डन भी सीधा सीधा 30-35% आ जाता है एज़ पर इनकम टैक्स हाईएस्ट स्लैब। बट उसके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए विलिंग है, तो SWP, दैट इज़ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये भी आपके एफडी की तरह ही काम करता है, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो है वो एक टेन्योर के बाद आपका उसमें भी ग्रोथ आता है। आपको रेगुलर रिटर्न्स तो इसमें मिलते ही हैं, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे करके ग्रो होता है। ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, इसमें एक मार्केट रिलेटेड रिस्क है, लेकिन काफ़ी नॉमिनल है, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड बैलेंस्ड है। तो अगर किसी को अगर 5 to 10 ईयर्स के लिए कॉर्पस अपना इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए SWP से बेटर प्रोडक्ट नहीं है। और इसमें आपका टैक्सेशन पॉइंट भी बहुत ही कम है, जहाँ पे आपका एफडी का इंटरेस्ट 33% अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे सिर्फ 12.5% अट्रैक्ट करेगा। तो आपको रिटर्न्स में भी एडवांटेज है, टैक्सेशन में भी एडवांटेज है। अगर जिस तरह से हम अगर एफडी 5 ईयर्स के लिए करते हैं, सिमिलरली अगर आप SWP 5 ईयर्स के लिए करते हैं, तो आपके प्रिंसिपल में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन होता है। अच्छा, तो मतलब इसमें टैक्स भी ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज Correct. म्यूचुअल फंड्स में अगर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो टैक्स भी इतना नहीं होता है। नहीं, ये जनरल मिथ है कि अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पूरे जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, बट वहाँ पे रिटर्न्स कम है। तो अगर हम रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो सर म्यूचुअल फंड से कम कहीं पे टैक्स है नहीं। अगर हम रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हार्डली 12.5% आपको लॉन्ग टर्म का टैक्स है और शॉर्ट टर्म 20%। इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका जो मेन इनकम टैक्स स्लैब है, डजेंट मैटर, आप इसमें से कितना भी अमाउंट अर्न करेंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें 12.5% टैक्स है, और अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उसमें आपका 20% टैक्स है। ओके, तो ये काइंड ऑफ पेंशन भी हो गया या इसमें कोई और पेंशन ऑप्शन? यस, SWP को हम एज अ पेंशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ है तो आप उसमें SWP प्रोडक्ट में जा सकते हैं। एफडी से मच बेटर है अगर आप थोड़ा सा नॉमिनल रिस्क अपने कैपिटल पे ले सकते हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ को सिक्योर रखना है तो रिस्क कहीं कहीं पे लेना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, राइट? करेक्ट। ऑल राइट। जो आपने स्टार्ट में छोड़ा, हम वहीं से ही शुरू करते हैं फिर से, कि मैंने जैसे आपको पूछा कि हॉट टॉपिक आजकल गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्वेश्चन अधूरा रह गया था कि जिसके पास है वो क्या करें, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। तो प्लीज़ सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उस पे जवाब दे दीजिए तो मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो जिसके पास है, अगर आपका बहुत ही नीचे लेवल पे और अच्छी क्वांटिटी में लिया हुआ है,
तो आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए या तो 25% बुक कर लीजिए, क्योंकि गोल्ड डबल से ज़्यादा हो गया है। सिल्वर अगर मैं बॉटम से पकड़ूं कि 80,000 से स्टार्ट हुआ था तो इट इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नीड नहीं है तो उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए, नो नीड टू टच, नो नीड टू एग्जिट। जिनका इन्वेस्टेड है, आपको अमाउंट की नीड नहीं है तो आप उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए। और प्राइजेस इतने बढ़ गए हैं तो न्यूली इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्पेशली जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए तो ये परफेक्ट हैज है। पहले हम गोल्ड एंड सिल्वर को इतना वेटेज नहीं देते थे, लेकिन अभी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ और जो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है तो ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए। एटलीस्ट 10 to 20% आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का गोल्ड एंड सिल्वर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। एसआईपी मोड में भी कर सकते हैं, या तो जैसे जैसे बीच में अगर कुछ किसी रीज़न की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में फॉल आता है तो आप 5% करके इसको एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर 5 और 10 साल के लिए नहीं देखना है तो गोल्ड 1.5 लाख पे भी सस्ता है, चांदी 3.5 लाख पे भी सस्ती है। करेक्ट, बिकॉज आजकल इतनी प्राइसेस हाई हो गई है बिकॉज ऑफ, जैसे आपने बताया कि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यस, अगर 5 साल तक किसी को नहीं देखना है तो अभी बहुत राइट टाइम है, मे बी ये क्रीमी पीरियड है अभी भी डालने के लिए। राइट। तो यस, ऑफ कोर्स हर किसी को अभी। बट बी रेडी फॉर द वाइल्ड मूव्स, क्योंकि जो स्पीड से गोल्ड एंड सिल्वर बढ़े हैं उसी स्पीड से बीच में नीचे भी आ सकते हैं। तो वो आपके पास एक देखने का करेज होना चाहिए। अगर आप इस लेवल पे एंट्री कर रहे हैं तो ये लेवल पे भी एंट्री करके आप लॉन्ग टर्म में रॉन्ग नहीं जाएंगे, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और आप माइंड प्रिपेयर रहिए कि अगर वो नीचे आता है तो आपको और ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि ये ग्लोबल एसेट क्लास है, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। धीरे धीरे करके ये और ऊपर ही जाने वाले हैं जिस तरह के सिचुएशन वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं। तो अगर नीचे आया बीच में भी तो हमें उसकी कमोडिटी बढ़ानी है, यस, क्वांटिटी उसकी ग्रो करनी है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करके हमें क्वांटिटी ऐड करनी है, ऐड करनी पड़ेगी। जी। यस, ट्रस्ट करके कि आगे और ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा वो, राइट। राइट। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही आपसे फाइनेंशियल एडवाइजेस लेके हमारी ऑडियंस में से बहुत जनों को नॉलेज मिला होगा। तो यस, हमें लाइफ तो सिक्योर रखनी ही है, आपकी हेल्थ भी सिक्योर रखनी है, बिकॉज आजकल अनसर्टन चीज़ें बहुत हो रही है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। आजकल का ज़माना, आजकल के जेनजीज बहुत चीज़ों में डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर मैं भी नहीं देखता कोई, बट अगर हमारे पास आजकल पैसा है तो ही हमें लोग पूछते हैं, करेक्ट। अगर उसे हम ग्रो करने के बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे इंस्टेड कि हम लोग उसको फालतू चीज़ों पे वेस्ट करें, अगर उसे हम लोग ग्रो करने के लिए ही सोचेंगे तो आगे अच्छे से अपनी लाइफ सिक्योर कर पाएंगे, राइट। तो यही आपने आज अच्छे से समझाया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। यस, मैं ये कॉन्वर्जेसन को एक शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग की जब भी बात आती है तो लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, आप अपने बिजनेस और जॉब पे फोकस कीजिए। ये इसको जितना सिंपल हो सके रखिए। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, बेसिक प्लेन वनीला टर्म प्लान ले लीजिए। आप अपने एडवाइज़र से बात करके आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, इमरजेंसी फंड मेंटेन कीजिए, हो गया। ज़्यादा आप जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ईजी रखिए। इट शुड बी ए वेरी मिनिमल पार्ट ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपका ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके फैमिली और आपके जॉब एंड बिजनेस पे होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत सिंपल रखिए और वो सिंपल करने के लिए हम हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। तो एक चीज़ और पूछूंगा, बिल्कुल। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए कुछ बताइए। कृषु, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इसके लिए हम डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिटेल में इसके लिए बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के बाद लोगों का इक्विटी में, डेरिवेटिव में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। काफ़ी अच्छे बुरे बैड गुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए
वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मतलब ऐसे ऑडियंस को आप बता ही रहे हो इनडायरेक्टली, नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आ रहा है। यस, अगर वो हमें फॉलो करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी फ्लोइंग एट अ वेरी बेसिक स्पीड। ठीक है, हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, कि आपका नॉलेज भी बढ़े, आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो, चीज़ें सब सिक्योर हो। वी विल गो इन दैट वे। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू कृषु, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक so यू। much, sir. तो ये थे हमारे साथ मिस्टर उमेश शेरानी सर। आई होप आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे अबाउट लाइफ कैसे सिक्योर रखनी है, हेल्थ कैसे सिक्योर रखनी है और अपनी वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस अपने डाल सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है मिस्टर उमेश शेरानी सर की, आप लोग डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।